हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वायुमंडलीय दाब। क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स? वायुमंडलीय दाब। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है वो पढ़े थे। उसके अलावा जो है हम लोग जो है अम्ल वर्षा पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अम्ल वर्षा, जिसमें हम लोगों ने डिटेल से जाना था ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ठीक है। इसके अलावा जो है अम्ल वर्षा क्या होती है ना, और कैसे अम्ल वर्षा होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़े थे स्टूडेंट्स। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा वो। और आज हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स वायुमंडलीय दाब। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो समझ लीजिए वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल जो है स्टूडेंट, जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये जो तल है ना, तो इसके ऊपर जो है ऐसा जो है गैसों का क्या है, विभिन्न कई प्रकार के गैसों का मिश्रण है। हवा में जो हवा जो है, वायु जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? मिश्रण है। तो कई प्रकार की गैसें जो है हमारे जो है सब पृथ्वी की सतह के ऊपर क्या है विद्यमान है, वही क्या है स्टूडेंट्स? वायुमंडल है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर दाब है ना, दाब का मतलब होता है दबाव। क्या होता है स्टूडेंट्स? दबाव। किस चीज़ के ऊपर जो दबाव लगाते हैं हम लोग है ना, वैसे ही क्या है दाब जो है क्या है? एक दबाव है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम जो है कुछ उदाहरण के माध्यम से जो वायुमंडलीय दाब है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो है जैसे कि यहाँ पर क्रियाकलाप 5 दिया हुआ है, तो आप जो है ये सब क्रियाकलाप जो है कई बार करते भी हैं है ना, करते हैं। तो आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या होता है दाब। ठीक है। तो जैसे कि हम क्या ले लिए, एक जो है साइकिल का पंप ले लिए जो हवा भरते हैं वो, और साइकिल का ट्यूब और गुब्बारा ले लिए। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस साइकिल की पंप की सहायता से अपन क्या करते हैं, जैसे कि ये गुब्बारा है, गुब्बारा। ठीक है। तो गुब्बारा हो या फिर क्या हो, साइकिल का जो है ट्यूब हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उसमें जो है हम हवा भरने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे ही हम साइकिल के पंप की सहायता से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हवा भरते हैं। ठीक है। तो जैसे ही हम हवा भरते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पर जो है हवा जो है अंदर पहुंचती है। हवा अंदर पहुंचने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे जो है हवा में, क्योंकि कई प्रकार की गैसों का हवा जो है क्या है मिश्रण है, तो गैस की जो कण है क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो जो है ये जो गुब्बारा है ना, गुब्बारा के ऊपर क्या करता है, वो जो है दाब लगाता है। क्या लगाता है स्टूडेंट्स? दबाव डालता है, इसके ऊपर दबाव डालता है। ठीक है। समझ में आ रहा है ना, वही क्या है दाब है। तो जैसे ही दबाव डालता है तो क्या होता है, ये जो गुब्बारा जो रहता है ये क्या होने लगता है स्टूडेंट्स, ये फूलने लगता है। क्या होने लगता है, पहले तो जो है पिचका हुआ रहेगा, लेकिन क्या होने लगता है जैसे ही हम हवा भरते हैं तो हवा जो है कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जिसके कारण से उनके कण क्या करते हैं, इनकी दीवारों पर जो गुब्बारा जो रहता है उसकी दीवारों पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दबाव डालते हैं। दबाव डालने के कारण से क्या होने लगता है, फैलने लगता है। ओके। और इस प्रकार से जो गुब्बारा जो रहता है वो क्या होने लगता है स्टूडेंट्स, फूलने लगता है। तो ये किस कारण से फूलता है स्टूडेंट्स, ये जो है दबाव के कारण से फूलता है ना। और चूंकि वायु के कारण से इसमें क्या हो रहा है, दबाव पड़ रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, वायुमंडलीय दाब। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। वैसे ही जो है यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं है ना, वायु के दाब के कारण ये फूल रहा है। वैसे ही अगर हम ट्यूब की बात करते हैं तो ट्यूब में मान लीजिए आप पंप की सहायता से क्या भर रहे हैं स्टूडेंट्स, हवा भर रहे हैं। तो जैसे ही आप हवा भरते हैं तो क्या होता है, जैसे जो है हवा अंदर पहुँचती है तो हवा में जो मिश्रित कई प्रकार के जो है कई प्रकार की गैसें हैं, तो उनके कण क्या करते हैं, ये जो ट्यूब है, ट्यूब की दीवारों पर क्या करते हैं, वो जो है स्टूडेंट दबाव डालते हैं। जो गैसों के कण जो है दबाव डालते हैं, और दबाव डालने के कारण से क्या होने लगता है, ये फैलने लगता है। ठीक है ना, दाब डालते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, ये तो जो है केवल एक दाब है ना, जो हवा जो है वो दाब लगा रहे हैं, दाब मतलब दबाव डाल रहे हैं, इस कारण से क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, फैल रहे हैं। ओके, ठीक है। और जैसे ही हवा यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगी, ये क्या हो जाता है, फिर से पिचक जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए समझते हैं, ये जो है दाब का उदाहरण है। ठीक है ना, कि कैसे दाब के द्वारा जो है कोई वस्तु जो है कैसे फैलती है ना, या फिर कैसे प्रसार होती है। तो ये जो गैस जो है इसी कारण से फूल जाती है, और ट्यूब जो है वो भी उसी कारण से क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो हम लोग देखते हैं वायुमंडलीय दाब को। ठीक है। तो हमारे चारों ओर स्थित वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब जो है क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है। तो हमारे चारों ओर उपस्थित जो वायुमंडल है, जैसे कि यहाँ पर देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी के यहाँ पर हम क्या किए हैं, यहाँ पर हम जो है खड़े हैं। ठीक है। तो हमारे ऊपर क्या करता है, जो वायुमंडल जो है वहाँ से जो है जो वायुमंडल में जो वायु है वो हमारे ऊपर क्या करती है, दाब डालती है। ठीक है ना, दाब लगाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वायुमंडलीय दाब। ओके, समझ में आया यहाँ तक। अब हाँ, इसके बाद जो है आगे एक फैक्ट समझिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, पृथ्वी की सतह क्या है ना, पृथ्वी जो जैसे कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, वायु का जो घनत्व जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होने लगता है, वायु का जो वायु का घनत्व जो क्या होने लगती है, उसमें कमी आने लगती है। और कमी आने के कारण से क्या होती है स्टूडेंट्स, जो वायुमंडलीय दाब जो है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। क्या होने लगता है स्टूडेंट्स, कम होने लगता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होने लगता है, वायुमंडलीय दाब जो है लगातार घटने लगता है।
ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया यहाँ तक। तो जैसे पृथ्वी तल की ओर आते हैं तो वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, और ऊपर अगर जाते हैं पृथ्वी तल से ऊपर की ओर तो वायुमंडलीय दाब क्या होने लगता है स्टूडेंट्स, घटने लगता है। ओके, समझ में आया यहाँ तक। और घटने के कारण से, इसी कारण से तो कई प्रकार की चीज़ें होती है ना, कई प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायुमंडलीय दाब के कुछ प्रभाव हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब के कारण जो है क्या प्रभाव पड़ता है ना, तो यहाँ पर समझिए स्टूडेंट, जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ पर विचार करने वाली बात ये है, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि अगर हम ये मानते हैं कि ये हम हैं, जैसे कि ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगर कोई मनुष्य है, ये मनुष्य है, ठीक है, अब ये मनुष्य है तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, वायुमंडलीय दाब जो है लगातार यहाँ पर जो है दाब लगा रहा है, वायुमंडल जो है क्या कर रहा है, इस पर जो है दाब लगा रहा है, ठीक है ना, दाब आरोपित कर रहा है। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर वायुमंडल जो है क्या कर रहा है, दाब आरोपित कर रहा है हमारे ऊपर, अगर वायुमंडल दाब आरोपित कर रहा है तो हमको तो क्या हो जाना चाहिए, हमको पिचक जाना चाहिए, है ना, पिचक जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, जितने भी जीवधारी हैं उनको तो पिचक जाना चाहिए, क्योंकि वायुमंडल क्या करते हैं, दाब डालते हैं, उसके ऊपर दाब आरोपित करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता स्टूडेंट्स, क्योंकि जितना वायुमंडल जो है दाब है ना किसी जीवधारी के ऊपर आरोपित करते हैं, उतना ही क्या होता है, जो जीवधारी जो होते हैं उनके शरीर किससे बनी होती है, कोशिकाओं से बनी होती है। किससे बनी होती है, कोशिकाओं से बनी होती है, ठीक है ना, किससे बनी होती है, कोशिकाओं से। आप जानते हैं कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे जो है छोटी इकाई है, ठीक है ना। ओके, तो कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, और हमारा शरीर जो बना होता है कोशिकाओं से, कई लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तो इन कोशिकाओं में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए ये जो है ये कोशिका है, ठीक है ना, तो इस कोशिका में क्या होता है, इसमें जो है कई प्रकार के तरल पदार्थ क्या होते हैं स्टूडेंट्स, भरे रहते हैं, ठीक है। और ये तरल पदार्थ क्या करते हैं, ये जो है जो कोशिका की जो दीवार होती है ना, जो कोशिका की जो दीवार होती है, उन जो झिल्ली होती है उस पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है दाब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, है ना, ये भी क्या करते हैं, दाब आरोपित करते हैं, जो तरल पदार्थ जो भरे होते हैं। तो बाहर से क्या होता है, बाहर से वायुमंडलीय दाब लग रही है ना, आरोपित हो रही है, और अंदर से उतना ही दाब जो है कौन लगाता है, ये जो तरल पदार्थ होते हैं वो लगाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, दोनों साइड जो है भीतरी है ना, जो कोशिका होती है उसकी भीतरी भाग से भी और बाहर से भी जो है क्या होते हैं, दाब जो है आरोपित होते हैं। इस कारण से जो है ये क्या हो जाता है, ये दाब जो है, जो दबाव जो होता है वो क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है, मतलब नहीं इस साइड ज़्यादा लग पाता है और नहीं इस साइड ज़्यादा लग पाता है। इस प्रकार से दोनों का जो दबाव जो रहता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, तो मतलब दोनों का जो दाब जो रहता है, आरोपित जो दाब रहता है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, बराबर हो जाता है, और इस कारण से जो हमारा शरीर जो है क्या नहीं होता, पिचकता नहीं है। ओके, समझ में आया, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। इसी कारण से क्या होता है, हमारा शरीर जो है पिचकता नहीं है। किंतु कई बार आप लोग देखे होंगे, जैसे ही क्या होता है, जैसे कि आप लोग सुने भी होंगे या फिर जानते भी होंगे, जैसे ही अगर हम बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं, जैसे कि ये पहाड़ है ना, अब पहाड़ के ऊपर आप चले गए एकदम से जो है बहुत ज़्यादा ऊपर में, तो होगा क्या, वहाँ पर जो है दाब क्या होगा लगातार, क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं क्या होने लगता है, दाब जो है घटने लगता है, वायुमंडलीय दाब। तो जैसे ही वायुमंडलीय दाब घटने लगता है, जैसे जितना ज़्यादा आप ऊपर जाते हैं तो क्या होने लगता है स्टूडेंट्स, वहाँ पर जो है नाक से खून बहने लगती है कई लोगों की, है ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाक जो है संवेदनशील है ना, वो रहता है, त्वचा रहता है, वहाँ पर बहुत पतली त्वचा रहती है। तो जैसे ही दाब कम होता है तो अंदर का जो दाब जो रहता है हमारी कोशिकाओं का, वो दाब जो है वायुमंडलीय दाब की तुलना में क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और इस कारण से हमारा नाक जो है क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वो नाक जो है फट जाता है और वहाँ से जो है खून निकलने लगती है। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, कि तरल पदार्थ के द्वारा जो है कोशिका के अंदर आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाए तब क्या होगा, ये है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप 6, ठीक है। अब इसमें आपको क्या समझना है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है एक ग्लूकोज की जो है खाली बोतल लेनी है ना, ग्लूकोज की खाली बोतल लेनी है, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको। और ऐसा लेने के बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको जो है 2 कांच की मुड़ी हुई नलियाँ लेना है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ये एक और ये 2, ठीक है। अब ऐसा लेने के बाद आपको क्या करना है, ये कार्क की सहायता से इसमें सेट कर देना है, और एक जो है एक गुब्बारा को क्या कर देना है, इस नली में लगा देना है, जैसे कि नीचे में दिखाई दे रहा होगा, ये बिना फूला हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो अंदर में जो वायु भरी हुई है, ठीक है ना, अभी जो फर्स्ट वाला ये चित्र दिख रहा होगा क वाला, कौन सा,
का वाला, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या करना है कि ये जो नली जो है, ठीक है, जो पहली जो नली है उसमें गुब्बारा को जो है क्या कर देना है, लगा देना, बांध देना अच्छे से। और बांधने के बाद जो है दूसरा जो नली जो है ये ऐसा सेट कर देना, लगा देना है, ठीक है। अब उसके बाद कार्क की सहायता से दोनों क्या करोगे, इस जो है ये जो ग्लूकोज की खाली बोतल इसमें सेट कर दोगे, जैसा ये पहला क चित्र में दिख रहा है ऐसा। उसके बाद अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको जो है ये जो मुड़ी हुई दूसरी जो नली है यहाँ से क्या करना है, चित्त ख की जो दिख रहा है वैसा जो है क्या करना है आपको, जो ये जो दूसरी नली है वहाँ से आपको क्या करना है, मुंह की सहायता से आपको जो है वहाँ का जो वायु है उसको क्या करना है, खींचना है, बाहर निकालना है। तो जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अंदर का जो ये जो ग्लूकोज की जो खाली बोतल है उसके अंदर से जो है वायु क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और बाहर निकलने के कारण से क्या होगी, ये जो है इस पर जो है ये जो गुब्बारा जो होगा उस पर जो है दबाव नहीं डालेगी, बल्कि क्या हो जाएगी, ये जो बाहर से जो वायु जो जा रही है ऐसा, ये जो नली में, इस नली में जा रही है बाहर से जो वायु, वो क्या होने लगती है, चूँकि जो बोतल है उसके अंदर जो है वहाँ का वायुमंडलीय दाब जो है क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एकदम से कम हो चुकी है ना, मतलब जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वहाँ नहीं है वायुमंडलीय दाब। तो ये जो बाहर से जो वायुमंडल है वो क्या करने लगती है, इस पर जो है नली की सहायता से जो इस पर जो है दाब जो है, दबाव जो है डालने लगती है। और इस प्रकार से गुब्बारा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, फूल जाता है। समझ में आ रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि ज़्यादा, जैसे ही अगर ज़्यादा दबाव पड़ता है तो गुब्बारा कई बार क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, फट जाता है। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स। तो कैसे जो है, कैसे दबाव जो है इस पर लगता है, ये समझ में आया यहाँ तक। कि अगर हम क्या करते हैं, ये जो ग्लूकोज का जो बोतल है ना, खाली बोतल है, उसमें हम क्या कर देते हैं, गुब्बारा को लगा देते हैं और दूसरे पाइप की सहायता से क्या कर लेते हैं, वहाँ का जो वायुमंडल है, जो वायु है, उसको हम खींच लेते हैं। तो जैसे ही खींचते हैं तो अंदर में क्या हो गई, ये जो है अंदर में जो बोतल है उसके अंदर में जो है वायुमंडल की जो है कमी हो गई है ना। तो इस पर कोई भी दबाव नहीं डालते हैं। लेकिन ये जो बाहर से जो वायुमंडल है वो जो है इस पाइप की सहायता से क्या होते हैं, नली की सहायता से जो है अंदर की ओर दबाव डालते हैं। और गुब्बारा इस प्रकार से क्या होता है स्टूडेंट, गुब्बारा की दीवारों पर ये जो वायुमंडल है वो क्या करते हैं, दबाव डालते हैं और एक गुब्बारा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, फूल जाता है। और यदि हम क्या करते हैं, यदि कई बार क्या हो जाता है, कई बार ज़्यादा अगर दबाव पड़ता है तो ये जो गुब्बारा जो रहता है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, फट जाता है। ओके, समझ में आया। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसी कारण से हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पर जो है क्या हो रहा है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। वायुमंडल जो है, वायुमंडलीय दाब जो है वहाँ पर क्या हो रही है, आरोपित हो रही है। समझ में आ रहा है। तो चलिए समझते हैं स्टूडेंट, जैसे जैसे हम क्या होता है, हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो लगातार क्या होने लगता है स्टूडेंट्स, जो वायुमंडलीय दाब जो है वो घटने लगता है। क्या होने लगता है स्टूडेंट्स, घटने लगता है। इसी कारण से क्या होता है, कई बार जब हम अभी जो जस्ट मैं बता रहा था कि जैसे ही हम जाते हैं पहाड़ के ऊपर, तो पहाड़ के ऊपर जैसे ही हम जाते हैं तो वहाँ पर अगर हम पहाड़ के ऊपर गए हैं तो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं तो दाब लगातार कम होने लगती है। और इस कारण से क्या होने लगता है, कई बार जो है हमारी रक्त वाहिनियाँ जो हैं वो जो है अधिक दाब के कारण जो है फूल जाती है और कभी कभी फट भी जाती है। ओके, जैसे नाक के पास जो है बहुत जल्दी क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। इसके अलावा जो है हम लोग बात करते हैं कि वायुमंडलीय दाब में जो परिवर्तन जो होता है वो मौसम को क्या करता है, जो मौसम जो होता है उसको भी प्रभावित करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, यदि क्या होने लगता है, अचानक से क्या हो जाए, यदि वायुमंडलीय दाब जो है अचानक से कम हो जाए, क्या हो जाए, अचानक से कम हो जाए तो क्या होने लगता है स्टूडेंट्स, आंधी तूफान आने का खतरा रहता है। ठीक है, मतलब आंधी तूफान आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि मौसमी विज्ञान जो है, जो मौसम वैज्ञानिक जो रहते हैं वो तुरंत बता देते हैं कि जो है इस दिन जो है बारिश होगी या फिर इस दिन जो है आंधी तूफान आने वाला है ना। ऐसा क्यों बता देते हैं, ये उसके लिए जो जिम्मेदार होता है ये दाब ही होता है ना। तो जो दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब, उसी के द्वारा उन लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पता करते हैं। यदि अचानक से क्या हो जाए, दाब में एकदम से जो है गिरावट आ जाए, है ना, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाए, एकदम से जो है अचानक से मतलब कम हो जाए, तो वहाँ पर आंधी तूफान आने की संभावना रहती है। क्या रहती है स्टूडेंट्स, आंधी तूफान आने की संभावना रहती है। यदि वायुमंडलीय दाब जो है धीरे धीरे क्या हो रहे हो, यदि धीरे धीरे जो है कम हो रहा हो तो वहाँ पर वर्षा होने की संभावना रहती है। ठीक है ना, वर्षा होने लगती है। और यदि वायुमंडलीय दाब जब बढ़ने लगती है स्टूडेंट्स, तो बढ़ती है तो मौसम क्या होने लगता है, साफ़ होने लगता है। ओके, समझ में आया। अब हम लोग जो है वायुमंडलीय दाब को जो है कैसे मापन करेंगे, है ना। तो वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए सन 1643 में स्टूडेंट्स एक वैज्ञानिक था, टॉरिसेली। कौन था, टॉरिसेली। तो उन्होंने एक यंत्र बनाया जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बैरोमीटर या फिर वायु दाब मापी। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, बैरोमीटर या फिर वायु दाब मापी। तो बैरोमीटर जो होता है, जैसे थर्मामीटर होता है ना, क्या होता है थर्मामीटर, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो थर्मामीटर होता है जो जिससे क्या करते हैं, हमारे शरीर का जो है तापमान को मापते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक बैरोमीटर जो यंत्र होता है, ठीक है ना, जिससे क्या किया जाता है, जो वायुमंडलीय जो दाब रहता है उसको मापा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो बैरोमीटर जो होता है ये भी जो है वायु दाब मापी जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है
पारद बैरोमीटर और दूसरा जो होता है एनीरॉयड बैरोमीटर। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स। और ये जो सामान्यतः जो वायुमंडलीय जो दाब का मान जो होता है 1.013 गुणित 105 पास्कल, ठीक है ना, इतना होता है, या फिर जो है न्यूटन प्रति मीटर, या फिर जो है 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के तुल्य होता है। समझ में आया। हम जो है जो वायुमंडलीय दाब जो होता है उसको पास्कल से मापते हैं। किससे मापते हैं स्टूडेंट्स? पास्कल, ठीक है ना। यहाँ पर पास्कल जो है क्या है स्टूडेंट्स, ये इसका मात्रक है ना। हम जो है पास्कल की सहायता से क्या करते हैं, मापते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जो द्रव्यमान जो होता है उसको किलोग्राम में मापते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से जो दाब, वायुमंडलीय दाब जो होता है उसको हम पास्कल से मापते हैं। किससे मापते हैं स्टूडेंट्स? पास्कल से। ओके, समझ में आया ना, ये इसका मात्रक है। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इसी की सहायता से जो बैरोमीटर जो होता है उसी की सहायता से क्या होता है, जो मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, मौसम का जो है पहले से ही भाप लेते हैं। जैसे कि अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक जो है अगर एकदम से जो है क्या हुआ, अचानक एकाएक गिर गया, तो उसका है ना, तो इसका मतलब रहता है कि वहाँ पर जो है क्या होने वाली है, आंधी तूफान आने वाली है। और यदि धीरे धीरे गिर रहा है तो बारिश होगी। और यदि जो है जो बैरोमीटर है उसका पाठ्यांक अगर ऊपर चढ़ रहा है ना, उसका पाठ्यांक क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है पाठ्यांक जो है, इसका मतलब है कि मौसम क्या होने वाला है स्टूडेंट, साफ होने वाला है। तो वायुमंडलीय दाब का जो है मौसम के ऊपर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ना। समझ पा रहे हो? ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्या द्रव समान गहराई पर समान दाब डालते हैं? तो इसके लिए भी जो है आप जो है क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्या द्रव जो है समान गहराई पर समान दाब डालते हैं कि नहीं डालते? तो इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान तरीका है ना, क्रियाकलाप है। जैसे कि क्या कर लिया आप, एक बोतल ले लिए, ठीक है, एक खाली बोतल या टीन है ना, एक खाली बोतल ले लिए। अब इस बोतल में क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको जो है कील की सहायता से 3-4 छेद कर देनी है ना, एक समान तल में, जो जैसे कि ये सीधे में हुआ है ना, वैसे ही क्या कर देनी है, आपको 3-4 छेद कर देनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है, इसमें जो जल भरा है उसको, वो जो गिर रहा है उसको देखना है। तो क्या जो जल जो गिर रहा है वो जो है समान दूरी पर जो है, जो ये जो बॉटल है उससे जो है जितनी दूरी पर ये वाला जो गिर रहा है उतना ही दूरी पर ये भी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, दूसरा जो छेद है वहाँ से जो पानी गिर रहा है ये देखना है। तो आप देखोगे तो आपको पता चलता है, क्या पता चलता है कि जो जितने भी आप छेद किए इसमें, तो वहाँ से जो पानी जो गिर रही है, ठीक है ना, पानी गिर रही है वो जो है सभी जो है समान दूरी पर गिरते हैं। मतलब ये जितने दूरी पर यहाँ से गिरेंगे उतना ही जो है ये जो है यहाँ से जो है उतनी दूरी पर गिरेंगे, और ये भी उतनी ही दूरी पर गिरेंगे। इससे हमको पता चलता है स्टूडेंट्स, जो जल जो होते हैं, ठीक है ना, जल क्या करते हैं, जो पानी जो होते हैं है ना स्टूडेंट्स, जो द्रव जो होते हैं समान गहराई पर क्या करते हैं, समान दाब डालते हैं। और समान दाब डालते हैं, इसी कारण से ये क्या होते हैं, ये जो है उतनी दूरी पर क्या होते हैं, जल को जो है उतनी दूरी पर जल गिरता है। नहीं तो क्या हो सकता था, ये जो है अलग अलग छेद से जितने भी पानी गिर रहे हैं वो जो है हो सकता था अलग अलग दूरी पर क्या हो, गिरे, ऐसा टाइप का। समझ में आ रहा है ना? लेकिन वैसा ही नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो जो है समान दूरी पर क्या होते हैं, गिरते हैं। इससे हमको पता चलता है कि जो द्रव जो होते हैं वो जो है समान गहराई पर क्या होते हैं, समान दाब डालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया? तो इस प्रकार से आपका ये वाला चैप्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वाला चैप्टर आपका जो है समाप्त होता है। ये आपको समझ में आया होगा कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, उनका जो है क्या प्रभाव पड़ता है, और हमारा शरीर जो है पिचकता क्यों नहीं है ना। और जो है मौसम के बारे में आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो है बारिश कैसे होती है, कैसे मौसम वैज्ञानिकों को पता चल जाता है कि अब जो है आंधी तूफान आने वाला है या फिर बारिश होने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो है कुछ क्वेश्चन को जो है यहाँ पर हल कर लेते हैं। जैसे कि सही विकल्प चुन कर लिखिए। इसमें देखिए कि वायुमंडल है ना, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो स्टूडेंट्स, जो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है, वायुमंडल में उपस्थित होती है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा है नाइट्रोजन का उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थों में किया जाता है, क्यों? क्यों किया जाता है नाइट्रोजन का उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थों में? देख लेते हैं, ऑप्शन को यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, पहला है यह भोजन को ऑक्सीजन प्रदान करती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यह भोजन को कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करती है, तो ऐसा भी नहीं है। यह भोजन को प्रोटीन प्रदान करती है, ये भी गलत है ना। यह भोजन को ताज़ा बनाए रखती है, हाँ ये आंसर जो है परफेक्ट है स्टूडेंट्स। तो इसमें आएगा नाइट्रोजन का उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थों में किया जाता है क्योंकि यह भोजन को ताज़ा बनाए रखती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर होगा घ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारे के स्तंभ का कौन सा मान मानक वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है? तो हम लोग पारे का भी देख रहे थे स्टूडेंट्स, है ना। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि जो 76 सेंटीमीटर जो होता है, कौन सा स्टूडेंट्स, 76 सेंटीमीटर, ये क्या होगा, इसका जो है आंसर होगा। ठीक है, परफेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आगे समझते हैं स्टूडेंट्स
यहाँ पर जो 76 सेंटीमीटर होगा ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। उसके बाद जो है ऑक्सीजन गैस जल से खाली स्थान है, भारी है, हल्की है, न हल्की है, न भारी है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन जो गैस जो होती है स्टूडेंट्स, चूंकि ये गैस है तो जल से क्या होगी, हमेशा गैस हल्की होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, हल्की होती है, जिसका आंसर क्या होगा, ख, हल्की है। उसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का कारण है। तो पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने के कारण मैं बताया था स्टूडेंट जब पढ़े थे तो टॉपिक में है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण से ही क्या होता है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो क्या होता है, वो गर्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में देखते हैं, है ना। पहला जो क्वेश्चन है वो है खाली स्थान गैस पदार्थों के जलने में सहायक है। तो कौन सा गैस जो है पदार्थों के जलने में सहायक है स्टूडेंट्स, तो जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या है, पदार्थों के जलने में सहायक है। तो पहला जो खाली स्थान है उसमें आएगा ऑक्सीजन। क्या आएगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन। ओके, पहला जो खाली स्थान है उसमें आएगा ऑक्सीजन जो है गैस पदार्थों के जलने में क्या है, सहायक है। ओके स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक प्राप्त करने हेतु खाली स्थान प्रमुख स्रोत है। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक प्राप्त करने हेतु अमोनिया, दूसरा खाली स्थान में क्या आएगा स्टूडेंट्स, अमोनिया। क्या आएगा, अमोनिया। ओके, तो अमोनिया जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, अमोनिया आएगा। ठीक है, दूसरे खाली स्थान में क्या आएगा स्टूडेंट्स, अमोनिया। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक प्राप्त करने हेतु खाली स्थान प्रमुख स्रोत है, तो दूसरे खाली स्थान में आएगा स्टूडेंट्स अमोनिया। क्या आएगा स्टूडेंट्स, अमोनिया। ओके, उसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब क्या होती है। तो तीसरा वायु दाब जो है पृथ्वी की सतह जैसे ऊपर जाते हैं तो कम होती है। ठीक है, तो कम आएगा तीसरे खाली स्थान में। चौथा है स्टूडेंट्स, अम्ल वर्षा खाली स्थान और खाली स्थान गैसों के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा जो होती है चौथा खाली स्थान में पहला आएगा अम्ल वर्षा जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या होगा स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, आप जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड को ऐसा भी लिख सकते हो, हिंदी में लिखिए या फिर जो है NO2 लिखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को आप SO2 लिखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर हिंदी में लिख लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अम्ल वर्षा जो है चौथे खाली स्थान में आएगा, अम्ल वर्षा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों के कारण होती है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन पानी में खाली स्थान होती है। तो ऑक्सीजन पानी में जो है विलेय होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, विलेय, मतलब घुली हुई होती है। समझ में आया, तो पांचवा खाली स्थान में आएगा विलेय। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद जो है निम्नलिखित कथनों में सही व गलत की पहचान कर गलत कथनों को सही करके लिखिए। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम समझते हैं कि पहला जो है इसमें क्या करना है, आपको सही या गलत बताना है और जो गलत होगा उसको सही करके लिखना है। तो पहला है जो है स्टूडेंट्स वो है इसमें से, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 10% है। पहला जो है तो ऑक्सीजन की मात्रा 10% है, क्या गलत। तो यहाँ पर आप सुधार करके लिखेंगे वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है कितनी है स्टूडेंट्स, वो है 21%। ऑक्सीजन की मात्रा जो है 21% है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो दूसरा जो क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस बनती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर जो है ऑक्सीजन गैस बनती है। क्या बनती है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन गैस बनती है। ओके, सुधार करके लिख लेंगे आप। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस नहीं बनती बल्कि ऑक्सीजन गैस बनती है। ओके, तीसरा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है सल्फर डाइऑक्साइड के वायु में मिलने से वायु प्रदूषित होती है। तो हाँ, ये सही है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब वायु में मिलती है तो क्या करती है, वायु को प्रदूषित कर देती है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है चौथा है गुब्बारे में वायु दाब उसमें भरी वायु के भीतरी दीवार से टकराने के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है ना, तो गुब्बारे में वायु दाब उसमें भरी वायु के भीतरी दीवार से टकराने के कारण उत्पन्न होता है। तो ये भी जो है क्या है स्टूडेंट्स, ये भी जो है सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी सही है। उसके बाद पांचवा है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन गैस की निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण उसे विद्युत बल्बों में भरा जाता है। तो ये भी सही है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है गैस जो है निष्क्रिय प्रवृत्ति की होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं उचित संबंध जोड़िए। तो स्टूडेंट्स उचित संबंध जोड़िए में यहाँ पर जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है किसके कारण से होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव को आप मिला दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीजन का उपयोग जो है हम श्वसन की क्रिया में करते हैं, तो श्वसन में मिला दीजिए। अब नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन भोज्य पदार्थों को क्या रखता है स्टूडेंट्स, ताज़ा रखता है। तो नाइट्रोजन को जो है भोज्य पदार्थों को ताज़ा रखने में मिला दीजिए। और अम्ल वर्षा जो है ना, अम्ल वर्षा जो अंतिम में बच गया उसको जो है आप कहाँ पर मिला दीजिए, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, उचित संबंध जो है बना सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर बहुत सरल है, इसमें जो दिया हुआ है आप लिख भी सकते हो और मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है ये वाला आपका चैप्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपका जो है टेस्ट होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स,
तो किस किस यूनिट का टेस्ट होगा मैं आपको पहले से सूचित कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, और आशा करता हूँ आपको जो है सभी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी, और यदि समझ में नहीं आएगा या नहीं आया होगा तो आप जो है पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।